Hello friends, welcome to Bodhisattva channel. I am Praveen Basla here with weekly current affairs covering date 30th April to 3rd May, and it is the second part of the weekly current affair dating 26th April to 3rd May. फर्स्ट पार्ट को विजिट करने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो देयर इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन एंड आई वांटेड टू कन्वे यू दैट की टीम बोधिसत्वा ने उसके टेलीग्राम पेज पर एक मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है. आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो में दिए गए लिंक के द्वारा, और लास्ट स्लाइड में आपको एक नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा, आप वहाँ पर भी पिंग कर सकते हैं. और इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं. तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. दीज आर द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस थॉरली. ADB loan to India, India's terror ranking, Chinese dam on Brahmaputra River and how India is concerned about that, then UNSC, United Nations Security Council, and then HCARD, and then Autonomous Council, and fact regarding prelims, covering in these topics, that the prelims facts that comes in these topics, we will cover them in the last slide. So starting our video from the first news that reads $1.5 billion aid from ADB. Recently Indian government ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $1.5 बिलियन लेने के लिए लोन एग्रीमेंट साइन किया है गया है. और ये जो ADB लोन प्रोवाइड करा रहा है, ये प्रोवाइड करा रहा है ADB के केयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत. और ये ADB का केयर्स प्रोग्राम क्या है? CARES stands for COVID-19 Active Response and Expenditure Support Program. तो ये प्रोग्राम ADB द्वारा चलाया जा रहा है. किस लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है? ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि जो ADB के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको ये पेंडेमिक की सिचुएशन में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जिस चीज़ की आवश्यकताएं जो पड़ रही हैं हेल्थ से रिगार्डिंग और मेडिकल किट से रिगार्डिंग और सोशल स्कीम से रिगार्डिंग, उनको इस क्राइसिस के टाइम पर क्या किया जाए? प्रोवाइड कराया जाए. टू प्रोवाइड इमीडिएट रिक्वायरमेंट टू द गवर्नमेंट इन द फेस ऑफ दिस ग्लोबल क्राइसिस एंड टू मीट द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो अभी भी ओरिजिन होकर आ रही हैं उनको पूरा करने के लिए केयर्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है. और इंडिया में ये जो 1.5 बिलियन का लोन जो प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको कहाँ यूटिलाइज़ किया जाएगा? इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा टेस्ट ट्रैक ट्रीटमेंट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए. बेसिकली हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको इन्हेंस करने के लिए. और सेकंड, जो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स जो चलाई जा रही हैं, जो इंडिया के वनरेबल सेक्शंस हैं जो कि एडवर्सली इफेक्ट हो सकते हैं कोविड-19 की वजह से, उनको सोशली प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्कीम चलाई जा रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई जा रही है आपकी. फिर उसके बाद जो माइग्रेंट लेबर्स को फूड प्रोवाइडेंस शेल्टर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसमें होने वाले खर्चे को इंडिया कहाँ से मीटअप करेगा? ये जो लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है उसमें लगाएगा. इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो 19 दिसंबर 1966 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि मेंबर कंट्रीज़ को उन लोन्स एंड असिस्टेंस प्रोवाइड कराना उनके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. इसका हेडक्वार्टर मनीला में है जो कि फिलीपींस में है. और इसके जब फाउंड किया गया था तो 31 मेंबर थे और करंटली इसके 68 मेंबर्स हैं. और सबसे ज़्यादा अगर शेयर्स होल्डिंग की बात की जाए तो इंडिया जो स्टैंड करता है वो 4th नंबर पर स्टैंड करता है. फर्स्ट नंबर पे जापान है 15.6% शेयर्स के साथ, फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट एंड देन चाइना. सो दिस वॉज आवर न्यूज़. मूविंग टू अवर सेकेंड न्यूज़ that reads नीति आयोग slams India's terror ranking. नीति आयोग ने रिसेंटली क्या किया है कि जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिलीज़ किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड फर्म है, उसके द्वारा जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिलीज़ किया गया उसमें इंडिया को 7th पोजीशन पर रखा गया है. और इंडिया की जो नीति आयोग है उसने इस पर खासा आपत्ति जताई है. उसका कारण ये है कि जो कि इंडिया 7th रैंक पर रखा गया है उसको आगे रखा गया है किन कंट्रीज से जो उससे ज़्यादा एडवर्सली अफेक्टेड है, किससे? टेररिज्म से. जैसे कि कंट्रीज़ लाइक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ सुडान, बुकीना फासो, फलस्तीन एंड लेबनान. ये वो कंट्री जो इंडिया से ज़्यादा एडवर्सली अफेक्टेड है टेररिज्म से, बट इनसे आगे भी इंडिया को रख दिया गया है. और इससे पिछले साल जब इंडिया की रैंकिंग 8th थी और अब जो है वो 7th हो गई. और सेकंड जो रीज़न रहा है
जिस नीति आयोग ने क्रिटिसाइज़ किया है वो ये है कि नीति आयोग काफ़ी टाइम से ये ऐसे पैरामीटर्स ग्लोबल इंडेक्सेस पे काम कर रहा है और उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर, और इन पर डिपेंड करता है किसी भी कंट्री में आने वाला इन्वेस्टमेंट जो कि विदेश से आता है। तो अगर इनमें कोई कंट्री परफॉर्म अच्छा नहीं करता है तो उसके इन्वेस्टमेंट पे अफेक्ट करता है। तो मार्च में इसी में नीति आयोग को ये टास्क दिया गया था कि वो ऐसे इंडेक्सेस को क्या करे, डिटरमाइन करे और कहाँ इंडिया लैग कर रहा है उसमें सजेशन दे। और नीति आयोग ने उस टाइम पर जो आपकी द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है उसको भी, उसकी फंडिंग पर भी सवाल उठाए थे। तो ये सारा मुद्दा था। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। एंड द न्यूज़ रीड्स, स्टडी ऑन डैम्स ब्रिंग्स द ब्रह्मपुत्र इनटू द फोकस। अभी एक हाल ही में मेकोंग रिवर जो है आपकी, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में फ्लो करती है, उस पर स्टडी की गई है और हाउ दीज डैम्स दैट हैव बीन मेड बाय द चाइना ऑन द मेकोंग रिवर अफेक्ट्स द फ्लोइंग वाटर इनटू द साउथ ईस्ट नेशंस। तो उस पर, और उससे जो निकल कर आता है वो ये आता है कि एक और रिवर है जो कि तिब्बत, जो कि ऑटोनोमस पार्ट है चाइना का, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और इंडिया के अंदर फ्लो करती है, और वो रिवर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है वो मानसरोवर के पास से निकलती है तिब्बतिन प्लेट्यू में, और ये यारलुंग नाम से फ्लो करती है। और फिर यहाँ पर एक ग्रेट बैंड जिसको नामचा बरवा बैंड भी कहा जाता है, वहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, और जहाँ पर इसको दिहांग और सियांग कहा जाता है। दैन इट फ्लोज इनटू द असम रीजन, देयर इट कॉल्ड ब्रह्मपुत्र, एंड देन इट एंटर्स इनटू द बांग्लादेश वेयर इट इज़ कॉल्ड यमुना। सो ये रिवर है जो फ्लो करती है। अब चाइना क्या कर रहा है, इस रिवर पर कंटिन्यूसली डैम्स को डेवलप कर रहा है। 2015 में एक डैम कमीशन किया, और उससे पहले 2010 में भी उन्होंने एक डैम कमीशन किया। अब जो है वो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है ब्रह्मपुत्र रिवर की। सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ चाइना एंड इंडिया, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड, ये दोनों कंट्रीज़ है जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं और सिग्निफिकेंट जोग्राफिकल एरिया को भी होल्ड करते हैं। तो यहाँ इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी है, और वाटर नीडेड रिक्वायरमेंट भी काफ़ी, वाटर रिसोर्स से जुड़ी हुई रिक्वायरमेंट भी काफ़ी निकल के आती हैं। तो देन एंड सेकेंड इज़ चाइना एम्बिशियस प्लान टू ट्रिपल इट्स हाइड्रो पावर कैपेसिटी। हाइड्रो पावर कैपेसिटी को ट्रिपल करना चाहता है। एज आई टोल्ड यू कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगी, और उसके कारण रिसोर्सेज को भी हार्नेस ज़्यादा करना पड़ेगा। एंड देन चाइना प्लान्स टू डाइवर्ट वाटर बाय बिल्डिंग डैम्स ऑन द ग्रेट बैंड ऑफ यारलुंग। और चाइना पॉसिबली क्या कर सकता है, ब्रह्मपुत्र रिवर के वाटर को डाइवर्ट कर सकता है। और क्योंकि इंडिया एक डाउनस्ट्रीम कंट्री में आता है जहाँ पर बाद में फ्लो करती है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ऐसा कोई डाइवर्जन आता है तो उससे इंडिया अफेक्ट हो सकता है। अब एडवांटेजेस क्या है चाइना को, अगर देखा जाए इंडिया के ऊपर क्या एडवांटेजेस है चाइना को, दैट इज़ बीइंग एन अपर रेपेरियन स्टेट। अपर रेपेरियन स्टेट मतलब पहले ये जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो चाइना में फ्लो करती है, उसके बाद इंडिया में ये क्या करती है, एंटर करती है। पावर टू इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ द वाटर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, डाइवर्जन का पावर मिल सकता है चाइना को अगर वो वहाँ पर डैम्स वगैरह क्रिएट करता है। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट टेरिटोरियल सोवरेनिटी, हेयर वी कैन सी दैट चाइना डज नॉट हैव एनी वाटर ट्रीटी विद एनी कंट्री। जैसे हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी कर रखी है पाकिस्तान के साथ, इस तरीके से चाइना ने किसी भी कंट्री के साथ कोई भी ट्रीटी, वाटर ट्रीटी साइन नहीं कर रखी है। तो वो किसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं है कि वो इतना वाटर शेयर करेगा और ये करेगा। तो वो किसी भी तरीके से उसके टेरिटोरियल सोवरेनिटी में जो भी रिवर है उसके वाटर को यूटिलाइज कर सकता है। अब इस सब में इम्पोर्टेंस ऑफ द तिब्बत भी निकल कर आता है कि तिब्बत की क्या इंपॉर्टेंस है। पहली बात तो तिब्बत जो है वो चाइना के कंट्रोल में आता है, ऑटोनोमस स्टेट उसने उसको डिक्लेयर किया हुआ है। एंड देन होम टू द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व आउटसाइड नॉर्थ एंड साउथ पोल। काफ़ी सारी रिवर्स जो हैं इंपॉर्टेंट रिवर है, जैसे कि आपके इंडस है, मेकोंग है, फिर यंगतेज है आपकी, और फिर ब्रह्मपुत्र है, ये यहाँ से निकलती हैं। तो ये लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है आफ्टर साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तिब्बत, और इस पर अगर चाइना का कंट्रोल रहता है तो वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे जियोपॉलिटिक्स को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस दैट डू इंडिया रियली नीड टू कंसर्न अबाउट इट।
तो पहले देखेंगे कि क्या रियल में क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं इंडिया के लिए। पहला कंसर्न तो मैंने बता ही चुका है कि डाइवर्जन का जो कंसर्न है आपका बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है। अगर जितने ज़्यादा डैम्स बनेंगे उतना ज़्यादा चाइना के पास कैपेसिटी रहेगी कि वो वाटर को डाइवर्ट कर सकता है और इंडिया को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है कि कितना वाटर इंडिया में फ्लो करे। सेकंड, दैट इज़ दैट these dams that has been built by the China, they are in हाईली टेक्टोनिक एरिया। ये टेक्टोनिकली अगर देखा जाए तो ये एरिया अभी भी एक्टिव है, तो ये हो जाता है आपका अर्थक्वेक प्रोन, और यहाँ पर डिज़ास्टर्स आने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। और जब इस पे लार्ज डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और यहाँ पर कोई भी डिज़ास्टर आता है तो उससे हो सकता है कि ये डैम्स जो हैं उनमें रैप्चर्स आएँ और फिर क्या हो सकता है कि ओवरफ्लो हो सकता है वाटर का, एंड देन दैट वाटर कैन ड्रेन द स्टेट ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर ये क्या कर सकता है, फ्लडिंग क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट कंसर्न इज़ दैट, थर्ड कंसर्न वी कैन से दैट कि द पॉल्यूशन कंसर्न। जब भी कोई भी एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है, आपकी ह्यूमन एक्टिविटी रहती है, डैम्स कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, तो वो इकोलॉजी ऑफ वाटर को काफ़ी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और इनके कारण कंस्ट्रक्शन काम वगैरह करने के कारण जो है वहाँ पर पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है, और पॉल्यूशन जो है वो डाउन स्ट्रीम, अपर स्ट्रीम में चाइना है और डाउन स्ट्रीम में इंडिया है, तो वहाँ पर फ्लो करके आएगा और ओवरऑल इकोलॉजी ऑफ द रिवर कैन बी अफेक्टेड। एंड देन थर्ड, दीज डैम्स कैन बी यूज्ड एज द डिप्लोमेटिक टूल्स एज चाइना ऑलवेज क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश। तो डिप्लोमेटिक टूल्स में भी इसको क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, डू इंडिया रियली नीड टू कंसर्न अबाउट इट, कि क्या सही में इंडिया को कंसर्न होना चाहिए। तो पहला, आई विल से पार्शली थोड़ा बहुत कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि देर आर द रीज़न कि इंडिया खुद जो है वो 14 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पर आंध्र प्रदेश में। और एक और फैक्ट की जो बात है कि जो तिब्बत से जो आपकी ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है, वो फ्लो कराती है 31 बिलियन क्यूबिक मीट्रिक वाटर जो है आपका फ्लो करती है। और लेकिन इंडिया के अंदर ये जो कैपेसिटी है वो है 606 BCM। तो इससे पता चलता है कि इंडिया में 80% लगभग वाटर जो है ब्रह्मपुत्र का फ्लो करता है, सिर्फ 20% वाटर जो है वो आपका चाइना में फ़्लो करता है। और इसका कारण है होने वाला नॉर्थ ईस्ट में रेनफॉल। और चाइना में जो यारलुंग है, इसका जो मेन रिसोर्स है वाटर का, दैट इज़ आपका ग्लेशियर्स। तो ज़्यादातर वाटर जो है वो इंडिया में ही फ्लो करता है, तो दैट इज़ नॉट मच ऑफ कंसर्न टू इंडिया। एंड थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि बांग्लादेश, जिसमें बाद में जाकर ये रिवर फ्लो करती है, ऑल्सो सपोर्टेड इंडियाज़ कंसर्न अगेंस्ट चाइना एज इट इज़ ऑल्सो एन लोअर रिपेरियन स्टेट। कि बांग्लादेश ने भी इंडिया के कंसर्न को सपोर्ट करता है इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि उसके पास भी डाउन स्ट्रीम में वाटर फ्लो होकर आता है, और कुछ भी होता है अगर इंडिया अफेक्ट होता है तो बांग्लादेश भी अफेक्ट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रह्मपुत्र एंड कंसर्न ऑफ इंडिया रिगार्डिंग दिस। मूविंग टुवर्ड्स अवर next news that reads, by any calculus India qualifies for UNSC, United Nations Security Council permanent seat। इंटरव्यू ऑफ सैयद अकबरुद्दीन। ये सैयद अकबरुद्दीन जो थे, ही वॉज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट UN थे, और ये हाल ही में रिटायर होने वाले हैं। तो इनके एक इंटरव्यू में आया है और इन्होंने बताया है कि इंडिया हैज़ ऑल मीन्स एंड बाय ऑलवेज इंडिया have all the eligibility criteria to be considered as the UNSC permanent member। तो क्या है ये क्लेम्स को हम देखेंगे, पहले उससे पहले देखते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है क्या चीज़। देखें, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी, द सिक्योरिटी काउंसिल, ये जो UNSC है आपकी, ये एक परमानेंट बॉडी है जो कि क्राइसिस मैनेजमेंट के काम आती है आपके UN की, यूनाइटेड नेशंस की। ये एक क्राइसिस मैनेजमेंट बॉडी है जिसको कि एम्पावर्ड किया गया है टू इम्पोज बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन 193 UN मेंबर स्टेट टू मेंटेन द पीस। मतलब इसके द्वारा कोई भी रेजोल्यूशन अगर पास किया जाता है तो वो बाइंडिंग रहता है उसके UN के जितने भी मेंबर्स हैं। बेसिकली इसका काम ये है कि कन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो क्राइसिस वर्ल्ड में आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनको टैकल करना और क्राइसिस के सिचुएशन को मेंटेन करना। तो
तो फ्यू मेन रोल्स में अगर आप देख सकें, पहला तो इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एज आई टोल्ड यू, रिकमेंडेशन दैट जनरल असेंबली एक्सेप्ट न्यू मेंबर्स टू द यूनाइटेड नेशन, और इसी की रिकमेंडेशन पर जो है वो यूएन में न्यू मेंबर्स को ऐड किया जाता है या फिर मेंबर्स को रिमूव किया जाता है। और थर्ड इज़ अप्रूव एनी चेंज टू इट्स चार्टर, यूएन के कोई भी चार्टर में जो बदलाव किए जाते हैं वो भी इसी की अनुशंसा से किए जाते हैं। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल जो रहती है बेसिकली आपकी ये 15 मेंबर्स से बनकर मिलकर बनी रहती है। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं आपके, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, दीज आर दी 5 परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर्स को क्या फ़ायदा है? परमानेंट मेंबर्स को ये फ़ायदा है, जैसे मैंने आपको ये पहले बताया कि अप्रूविंग एनी चेंज टू इट चार्टर्ड, कोई भी चेंज वगैरह आना है, कोई भी रेजोल्यूशंस आना है तो उसमें ये अपना वीटो इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक मेंबर ने यदि मना कर दिया, कोई भी क्राइसिस मैनेजमेंट से रिलेटेड सिचुएशन आई, जैसे कहीं किसी कंट्री पर अटैक करना है, तो अगर इन कंट्रीज़ में से किसी कंट्री ने मना कर दिया है कि दे डू नॉट सपोर्ट दिस कॉज, तो वहाँ वो अपना वीटो यूज़ करेगा और वो जो रेजोल्यूशन है वो डाउन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो 5 मेंबर्स हैं इनको वीटो पावर प्रोवाइडेड है। इसके बाद 10 मेंबर्स और रहते हैं जो नॉन परमानेंट रहते हैं, और ये जो 10 मेंबर रहते हैं ये 2 साल के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं बेस्ड अपॉन देयर रीजन्स, कि ये जो रहते हैं आपके देख सकते हैं आपकी 15 मेंबर्स में से 5 तो आपके परमानेंट हो गए, फिर उसके बाद 2 अरब से, 3 अफ्रीका से, और फिर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबिया से 2 हो सकते हैं, ईस्टर्न यूरोप से 1 हो सकता है, और फिर वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्रीज से 2 हो सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट रीजन से ये 10 मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं, और इनका जो टर्म रहता है वो 2 साल का रहता है। मतलब कि हर साल 5 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर होते हैं। और अभी रिसेंटली जो है 1 जनवरी 1920 से जो है वो इंडिया भी यूएनएससी की सीट के लिए जो है वो चुनाव लड़ने वाला है और उस पर सेलेक्ट होने की कोशिश करेगा। सो एंड द लास्ट पॉइंट इज़ द रिटायरिंग मेंबर इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द इमीडिएट री इलेक्शन। और कोई मेंबर अगर रिटायर होता है एक पर्टिकुलर रीजन का तो वो इमीडिएट री इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। और इंडिया 2020 और 2021 के टर्म के लिए जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए अप्लाई करने वाला है। नेक्स्ट अब बात करते हैं उस कंसर्न की जिसके बारे में बात हो रही है कि इंडिया जो है क्यों क्वालिफाई करना चाहिए इंडिया को यूएनएससी के लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ये किस बेसिस पे क्वालिफाई करते हैं। तो ये जो कंट्रीज़ थे ये इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिम्मेदार माना गया और दे हैव वॉन द वॉर, और ये डिसाइड किया गया कि इनको जो है वर्ल्ड का ऑर्डर डिसाइड करना है बिकॉज दे आर दी रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज। इनको रिस्पॉन्सिबल समझा गया कि ये लोग लीड कर सकते हैं वर्ल्ड को। तो इंडिया, वेदर इंडिया हैज़ दिस कैपेसिटी और नॉट, वी विल सी दिस दैट पॉपुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है बिकॉज दीज आर पीपल हु कैन वर्क एज द ह्यूमन रिसोर्स ऑल्सो। एक लार्ज ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कराने की कैपेसिटी आपके पास तभी हो सकती है जब व्हेन यू आर हैविंग द गुड नेचर्ड पॉपुलेशन। देन डेमोक्रेसी, क्योंकि यूएन जो खुद है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है और वो कोशिश करता है कि अदर कंट्रीज़ जो भी रहे वो भी डेमोक्रेसी के जो वैल्यूज़ है उसको फॉलो करे। और इंडिया जो है इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड। एंड देन इकोनॉमी, इंडिया इज़ द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड द 3rd इन द टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर प्रायोरिटी। सब 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और थर्ड नंबर पर आती है पीपीपी में। परचेजिंग पावर प्रायोरिटी क्या रहती है कि किसी भी सिंगल यूनिट ऑफ मनी में आप कितने सामान खरीद सकते हो। जस्ट लाइक $1 में आप कितना सब कुछ खरीद सकते हो, इसी तरह ₹1 में आप कितना कुछ खरीद सकते हो। एक पर्टिकुलर अमाउंट में कितना कुछ आप खरीद सकते हो और उससे परचेजिंग पावर प्रायोरिटी निकल कर आती है। मिलिट्री के बारे में बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। काफ़ी टाइम से न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है और उन्होंने अच्छे से मैनेज किया है और पॉजिटिव वे में जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी को क्या कर रहा है, यूटिलाइज़ कर रहा है और वर्ल्ड को शो ऑफ किया है। एनपीटी का ना भी मेंबर होते हुए भी इंडिया को रिकॉग्नाइजेशन मिली है अदर कंट्रीज से। एंड थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर आफ्टर चाइना एंड यूएसए।
जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो पिछला वीडियो उसमें मैंने बताया था कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर आफ्टर चाइना एंड यूएसए। स्प्रीग रिपोर्ट है, स्कॉटलैंड इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये जो रिपोर्ट रिलीज़ करी थी। दैन कंट्रीब्यूशन टू द यूएन, contribution to the UN, India is the largest contributor to the UN peacekeeping operation with nearly 1,80,000 troops serving in 44 missions since it was established. And next point is India is also among the highest financial contributor to the UN, with the country making regular donation to the several organs of the UN। मतलब कि फाइनेंशियली ही नहीं, जो आपकी ह्यूमन सपोर्ट है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा जो है टेक्निकल सपोर्ट्स हैं, इनको भी प्रोवाइड कर रहा है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है इंडिया का किसके अंदर, यूएन के अंदर। तो ये भी एक कॉज है। फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल अफेयर्स। ग्लोबल अफेयर, आप कोई भी ग्लोबल अफेयर उठा के देखिए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, आपका ओजोन डिप्लीशन है, काउंटर टेररिज्म है, तो इन सब में इंडिया बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। जैसे कि अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो 2015 में इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्टार्टिंग करी थी फ्रांस के साथ मिलकर। तो इस तरीके से इंडिया जो है प्रोएक्टिव स्टेप्स लेता है इन सब में। तो ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं जो इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं उसके यूएन के लिए परमानेंट, यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए। अब सवाल उठता है कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा। तो पहला फ़ायदा तो वीटो पावर। वीटो पावर क्या होगा, वीटो पावर जो है वो इंडिया की नेगोशिएशन पावर्स को बढ़ा देगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक WTO, IMF। इनमें इंडिया विल बी एबल टू नेगोशिएट एफिशिएंटली एज पर नाउ। अभी से ज़्यादा एफिशिएंट होने में क्या बोलते हैं, अभी से ज़्यादा एफिशिएंटली क्या कर पाएगा, नेगोशिएट कर पाएगा। सेकंड रीज़न इज़ द प्रॉब्लम ऑफ JNK। अगर उसमें भी उठा के देखा जाए तो जिस तरीके से रशिया ने अपनी वीटोस पावर को इस्तेमाल किया यूक्रेन के ख़िलाफ़ क्रीमिया के केस में, उसी तरीके से जो है JNK के केस में भी इंडिया अपनी वीटो पावर्स को क्या कर सकता है, यूटिलाइज़ कर सकता है। एंड देन कई सारे ऐसे ग्रुप भी हैं जिनमें कि यूएनएससी का, जैसा यूएनएससी के मेंबर होने के बाद आपको ईज़ मिल जाती है काफ़ी, आपको एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री माना जाता है और आप इजीली उन ग्रुप्स को भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ न्यू एच कार्ड। व्हाट इज़ दिस एच कार्ड? एच कार्ड ये जो बेसिकली है कि रोबोट डेवलप किया गया है CISR लैब, सेंट्रल मैकेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के द्वारा। ये एक रोबोट जो है वो डेवलप किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोट डिवाइस। और इसका काम क्या रहेगा, ये रोबोट जो है, जो आपके मैन पावर्स जो इंक्लूड हैं कोविड-19 के सिचुएशन को टैकल करने में, उनको रिमूव करते हुए ये उनकी जगह पर काम करेगा। मतलब कि जो मैन पावर जो है, जिनको खतरा है कि वो भी इन्फेक्शन के क्या हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं, उनको रिमूव कर कर ये उनकी प्लेस ले लेगा। और जो डिलीवरेंस के काम हैं, जैसे कि टू कंट्रोल मॉनिटरिंग करना है स्टेशन पे, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन करना है, उसके बाद पेशेंट्स से डील करना है, उस तरीके से कोई सैंपल ले जाना है, इस तरीके से ये काम कर पाएगा। तो ये बेसिकली एज अ रोबोट काम करेगा। और एज वी ऑल नो दैट कोविड-19 इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। सो यहाँ से थोड़ा सा क्या रह सकता है, चेन को जो ब्रेक करने में हेल्प मिल सकती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एच कार्ड। एंड वन मोर थिंग, CSIR स्टैंड फॉर द काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में। और ये जो है CSIR is carrying out various research and the various field research and various field through the lab it had established into the various part of the country। अलग अलग different parts में different labs इन्होंने सेटअप कर रखे हैं और रिसर्च से जुड़े हुए बहुत बड़ी ये क्या है, अपनी एक संस्थान है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट न्यूज़ दैट रीड्स, गवर्नर रूल इन BTA Bodoland Territorial Council may impact Assam Alliance।
अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो थी उसके इलेक्शंस थे। कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से वो इलेक्शन कैरिड आउट नहीं हो पाए। तो BTAD ने क्या मांग करी गवर्नमेंट से कि वहाँ पर जो उनका शासन है उसको 6 महीने से और बढ़ा दिया जाए गवर्नर से। लेकिन गवर्नर ने ये ना करते हुए वहाँ पर क्या कर दिया, गवर्नर रूल इम्पोज कर दिया। क्योंकि BTAD का जो था आपका जो टेन्योर था वो ख़त्म हो रहा था 5 साल का, और उन्होंने डिमांड किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और क्योंकि आपकी जो बीजेपी गवर्नमेंट के साथ वहाँ की रीजनल पार्टी असम्स में अलाइंड है, तो उनके अलाइंस को इस चीज़ से इफेक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि व्हाट इज़ दिस बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इज़ ऑल अबाउट, और व्हाट इज़ दिस ऑटोनोमस काउंसिल्स इज़। सो जो हमारा बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, इट इज़ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑटोनोमस काउंसिल। अब ये ऑटोनोमस काउंसिल क्या होता है? आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में 6th शेड्यूल और आर्टिकल 244 में ये प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया है कि शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के अंदर हैं, जो आपके जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है, तो वहाँ पर रूल करने के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी क्रिएट की जा सकती है। जस्ट लाइक द पंचायत की, जैसे आपको एक गांव में रूल करना है तो वहाँ की ग्राम पंचायत, ऐसे ही कोई एरिया है जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी है, वो एरिया कहाँ फॉलो होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, और वहाँ पर उन पे रूल करने के लिए वहाँ पर एक ऑटोनोमस काउंसिल्स को निर्माण किया जा सकता है, बनाई जा सकती है वहाँ पर इफ़ेक्टिवली रूल करने के लिए। तो इट इज़ बेसिकली अ टूल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और ये किसके अंदर प्रोवाइडेड किया गया? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के अंदर में प्रोवाइड कराया गया है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई देयर वॉज अ नीड ऑफ these autonomous councils? It is to maintain distinct identity and exclusiveness of ट्राइबल्स वहाँ पर जो रह रहे हैं उनकी जोग्राफिकल एंड कल्चरल इकोलॉजी को सेव करने के लिए वहाँ पर इस तरह की ऑटोनोमस काउंसिल्स को बनाया जाता है। और ब्रिटिशर्स टाइम से ही इन जो ये आपके एरियाज़ थे जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम से जुड़े हुए थे, यहाँ पर जाने के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट्स और इनर लाइन परमिट्स लगते थे, और उसी टाइम से इन लोगों को सेफगार्ड प्रोवाइड कराया गया था एज टू प्रिजर्व देयर ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल इकोनॉमी। और उसी को कैरी इन करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी सिक्स्थ शेड्यूल का जो था वो प्रोविज़न लाया गया। अब सवाल उठ के ये आता है कि ये जो ऑटोनोमस काउंसिल्स जो होती हैं वो होती क्या है? ये एक बेसिकली आपका एक रीजन रहेगा किसी भी स्टेट के अंदर। यहाँ पर ये जो रीजन रहेगा वहाँ उस स्टेट का गवर्नर जो रहेगा, उस गवर्नर के कंसल्टेशन पर उस पर्टिकुलर रीजन जिसमें वो ट्राइब्स वगैरह रह रहे हैं, प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसको 6th शेड्यूल के अंदर में डाल देगा कि यहाँ पर एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब एक लोकल गवर्नमेंट टाइप में होनी चाहिए जो इस एरिया को क्या कर सके, रूल कर सके, और उसी को ऑटोनोमस काउंसिल कह दिया जाता है। अब पावर किसको है? पावर इसमें गवर्नर को ज़्यादा रहती है। गवर्नर चाहे तो किसी इन चारों स्टेट में से किसी भी एक रीजन को, या फिर उस रीजन के कई सारे एरियाज़ को अलग अलग, या फिर उस स्टेट के अंदर एक से दो ज़्यादा रीजन्स को क्या कर सकता है, ऑटोनोमस काउंसिल डिक्लेयर कर सकता है। अब जो सवाल उठता है कि ये जो ऑटोनोमस काउंसिल रहते हैं इनका नेचर किस तरीके का रहता है, ये रूल किस तरीके से करते हैं? इनमें जो रूल रहता है वो होता है इलेक्शन के द्वारा। यहाँ पर जैसे आपकी लोकल बॉडीज़ में इलेक्शन होता है, सरपंच चुना जाता है, वैसे ही यहाँ पर क्या किया जाता है, ऑटोनोमस काउंसिल का इलेक्शन किया जाता है, और वहाँ पर मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं, वोटिंग होती है, मेंबर सेलेक्ट होते हैं, और आपकी काउंसिल का निर्माण होता है। नॉर्मली इस काउंसिल में जो है वो 30 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन इन द केस ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल देयर आर 46 मेंबर, आउट ऑफ विच 40 आर इलेक्टेड एंड एल्स आर जो रहते हैं वो रिकमेंडेशंस पर आते हैं किसके, गवर्नर की।
तो ये काउंसिल इलेक्ट होकर पहुंच जाती है। फिर ये करती क्या है, ये जो है वो लेजिस्लेशंस, इनको जो है वो लेजिस्लेटिव पावर प्रोवाइड की गई है कि ये इस तरीके के लेजिस्लेशंस लेकर आएँ जो कि वहाँ की कल्चरल और जो ज्योग्राफिकल इकोलॉजी है उससे मैच करें, और यहाँ का उनका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, लैंग्वेज जो भी है उसको क्या किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। अब इसमें जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि अगर ऐसा होता है, इन लोगों को खुद के कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है, तो क्या स्टेट द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, सेंटर द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, वो लागू होंगे या नहीं होंगे? तो सेंटर अगर कोई भी कानून लाता है, स्टेट कोई भी कानून लेकर आता है, तो वो लागू होंगे, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस के तहत लागू होंगे, और वो इस तरीके से लागू होंगे कि वो यहाँ की जो इकोलॉजी है, जहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उसको फ़र्क ना दे, उस पर ज़्यादा फ़र्क ना डाले। मतलब एक अमेंडेड वे में यहाँ पर, एक अमेंडेड वे में यहाँ पर वो लागू हो सकते हैं। कम्प्लीटली ज़रूरी नहीं है, और अगर कम्प्लीटली डिनाइड कर रहे हैं तो वो कम्प्लीटली लागू नहीं होंगे। और फिर अगर ऐसा होता है कभी कि क्या बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि भाई कौन सा रूल लागू होगा और कौन सा नहीं होगा, तो 6 शेड्यूल के अंदर ये पावर दी गई है गवर्नर को कि गवर्नर ही चाहे कि गवर्नर अगर चाहे कि जैसे कोई ऑटोनॉमस काउंसिल ने कोई लेजिस्लेशन पास किया हुआ है, तो गवर्नर देखेगा कि, और वैसा ही मिलता जुलता लेजिस्लेशन स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है, तो गवर्नर ये डिसाइड करेगा कि कौन सा कानून जो है वो प्रिवेल करेगा इन केस ऑफ द 6th शेड्यूल। नाउ इसमें जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, जो ऑटोनॉमस काउंसिल में जाएंगे मेंबर्स, उनका जो टर्म रहता है वो 5 ईयर्स तक रहता है, और जो नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं वो सर्व करते हैं ऑन द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। फिर उसके बाद फाइनेंस की बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पैसा कहाँ से आएगा इनके पास। तो ये जो बेसिकली ये जो आपके ऑटोनॉमस काउंसिल रहते हैं, ये गवर्नमेंट ग्रांट पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। फिर आई हैव already talk about the legislative power. The act of the parliament or the state legislature do not apply or applied with the simplified modification or exception to the autonomous districts and autonomous region. Now moving to the next slide, that the power of the discrimination in this regard lies either with the president, governor, or in case of the Assam it lies with the governor. As I told you earlier also कि in the power of the discrimination जो रहेगा वो पावर किसको प्रोवाइडेड रहेगी, आपके गवर्नर को प्रोवाइडेड रहेगी इन केस ऑफ दी असम एंड दीज एरियाज ऑफ, और इन केस ऑफ दी मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम इट लाइज विद द प्रेसिडेंट। एज आई टोल्ड यू कि अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट आता है किसी से रिगार्डेड, किसी कानून से रिगार्डेड स्टेट और ऑटोनॉमस काउंसिल में, तो असम के अंदर जो रहेगा वो असम में जो है ऑटोनॉमस काउंसिल के जो रूल रहेंगे वो प्रिवेल करेंगे, ये डिसाइड करेगा गवर्नर, और दूसरे जो स्टेट्स हैं उनके केस में डिसाइड करेगा आपका प्रेसिडेंट। तो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द डिफरेंट ऑटोनॉमस काउंसिल ऑफ द वेरियस स्टेट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फैक्ट फाइल, दैट 29th is the birth anniversary of the famed painter राजा रवि वर्मा। 29 अप्रैल जो है वो राजा रवि वर्मा की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। राजा रवि वर्मा थे कौन? ये एक मॉडर्न इंडियन पेंटर थे जिनकी फेमस पेंटिंग जैसे कि आपकी जटायु, लेडी लॉस्ट, शकुंतला, इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। मॉडर्न इंडियन पेंटर थे ये। नेक्स्ट आपका UN सेक्रेटरी हेल्ड 6+2+1 मीटिंग। ये 6+2+ मीटिंग क्या है? ये इस मीटिंग का जो रिलेशन है वो रिलेशन है अफ़गान पीस से रिलेटेड। अफ़गान पीस में एज वी ऑल नो कि देर इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग पीस इन अफ़गानिस्तान एज अमेरिकन फोर्स ट्रूप्स आर मूविंग अवे फ्रॉम देयर। अमेरिका जो है अपने ट्रूप्स को जो है अफ़गानिस्तान से रिमूव कर रहा है। तो ऐसे में वहाँ पर जो है अफ़गानिस्तान में देर इज़ अ टसल बिटवीन दी तालिबान एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट कंटिन्यूसली, और उनके बीच में पीस इस्टेब्लिश कराने के लिए आपकी 6+2+1 मीटिंग की जा रही है, जिसमें 6 में जो है वो अफ़गानिस्तान के नाइबरिंग मेंबर्स हैं और 2 ग्लोबल प्लेयर है USA एंड रशिया, एंड 1 इज़ अफ़गानिस्तान। इंडिया इस पीस प्रोसेस में शामिल नहीं है। नेक्स्ट इज़ 100 ईयर्स टू होम रूल लीग। अप्रैल में ही होम रूल लीग जो एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1916 में, उसके 100 साल रहते हैं। ये जो होम रूल
लीग थी ये स्टार्ट की थी तिलक और एनी बेसेंट ने। तिलक ने जो ये स्टार्ट करी थी वो महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था और बॉम्बे सिटी उसमें इंक्लूड नहीं था। और इस होम रूल की जो तिलक ने जो स्टार्ट किया था 1916 अप्रैल में, उसमें जो मेन डिमांड्स थी वो थी स्वराज की डिमांड। स्वराज में सेल्फ रूल नहीं था, ये डोमिनियन रूल की मांग थी। फिर जो स्टेट्स प्रोविंसेस का जो गठन होना चाहिए वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर होना चाहिए, एंड देन एजुकेशन शुड बी इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। और एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग स्टार्ट किया था और उन्होंने होम रूल लीग सितंबर 2019 में 1916 में स्टार्ट किया था। और वो जो था वो रेस्ट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ था और उसमें बॉम्बे सिटी भी इंक्लूडेड था। और फिर ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी भी होम रूल लीग के प्रेसिडेंट रहे थे। नेक्स्ट is very important. Chakhau and Gorakhpur terracotta, they both have been provided the geographical indicator. Chakhau जो है ये मणिपुर का ब्लैक राइस है, इसको अभी जोग्राफिकल इंडिकेटर मिला है, एज वेल एज गोरखपुर टेराकोटा को भी। और उसके बाद जो है वो आपका दिस इज़ लिक्यूमिया। लिक्यूमिया इज़ बेसिकली आपका टाइप ऑफ द ब्लड कैंसर। हाल ही में जो ऋषि कपूर की मृत्यु हुई वो इसी के कारण हुई है, ब्लड कैंसर की। और इसमें लिक्यूमिया में होता क्या है कि आपके जो WBC काउंट होता है वो इंडेफिनेटली बढ़ने लग जाता है। और ये जो WBC होते हैं ये फुल्ली डेवलप WBCs नहीं होते हैं, तो ये भी किसी काम के नहीं रहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये क्राउड आउट कर देते हैं RBC और प्लेटलेट्स को, और धीरे धीरे जो रहता है ब्लड की क्वालिटी जो रहती है वो अफेक्टेड रहती है, और जो पर्सन जो रहता है वो फाइनली ही मेंट टू डेथ। और इसका जो रीज़न रहता है ज़्यादातर ये हेरिडिटिकली कैरिड होती है। तो दिस वॉज आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड फॉर Telegram you can ping on this number for our mains answer writing, and you can follow us on Instagram also. Thank you very much.